बीजेपी ने दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटी के समर्थन और बीएसपी के खिलाफ पूरे यूपी में हल्ला बोल अभियान चलाया है। बीजेपी ने राज्य के सभी जिलों में बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में अभियान शुरू किया। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, दयाशंकर सिंह के परिवार के खिलाफ नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने बीएसपी के खिलाफ हल्ला बोला। पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने बीएसपी नेता मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बीएसपी और बीजेपी की ओर से इस्तेमाल भाषा पर सवाल उठाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पॉक्सो एक्ट लगे, इससे कम में मुझे मंजूर नहीं है। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को तत्काल विधानमंडल दल के नेता पद से बर्खास्त करें, राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटाएं और बसपा से निष्कासित करें। ये तो सही है, जिसने बोला वो गलत बोला कि ऐसा किसी भी महिला के प्रति, किसी भी नारी के प्रति, लड़की के प्रति ऐसी भाषा, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। 19 जुलाई को यूपी के मऊ में दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाने के साथ पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। बीएसपी नेताओं ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बीएसपी के प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। शुक्रवार को दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति ने बीएसपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति के मुताबिक बीएसपी नेताओं की अभद्र भाषा की वजह से उनकी 12 साल की बेटी सदमे में है, बीमार हो गई है। बिहार के 2 अलग-अलग जिलों से दलितों पर अत्याचार की घटना सामने आई है। मुजफ्फरपुर में 2 दलित युवकों की मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में पिटाई की गई। इतना ही नहीं, एक के ऊपर पेशाब करवाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं दरभंगा में 3000 रुपए को लेकर 8 से 10 लोगों ने एक दलित परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उसकी बेटी की हत्या करने की कोशिश की और उसके साथ बदसलूकी भी की। इन घटनाओं के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए पहले अपना घर देखने की नसीहत दी है। बहुत निंदनीय है और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी को पहले बिहार संभालना चाहिए, तब बिहार से बाहर उनको दृष्टि देनी चाहिए या बयान देना चाहिए कि दलितों पे कोई भी अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमने बर्दाश्त नहीं किया है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में दलित उत्पीड़न के 7,893 मामले दर्ज किए गए। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। 2013 के मुकाबले 2014 में बिहार में दलितों के खिलाफ अपराध में 17% की बढ़ोतरी हुई है। मुजफ्फरपुर की घटना पर तो पुलिस कार्रवाई में जुटी है, लेकिन दरभंगा में दलित महिला की पिटाई करने वाला आरोपी अभी भी खुला घूम रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अगवा भारतीय महिला जूडिथ डिसूजा को सुरक्षित रिहा करा लिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले जूडिथ दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर जूडिथ डिसूजा का शानदार स्वागत किया गया। जूडिथ के आने की खबर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी। सुषमा ने ट्वीट करके कहा, मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि जूडिथ डिसूजा को छुड़ा लिया गया है। 9 जून को जूडिथ को काबुल में उनके दफ्तर के बाहर से संदिग्ध आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। 40 साल की जूडिथ डिसूजा काबुल में आगा खान फाउंडेशन नाम के एनजीओ में सीनियर टेक्निकल एडवाइजर हैं। जूडिथ डिसूजा 2015 में काम करने के लिए काबुल गई थी। जूडिथ के परिवार ने पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से जूडिथ को बचाने की अपील की थी। जूडिथ डिसूजा अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत मनप्रीत बोहरा के साथ लौटी। कांग्रेस ने आज यूपी के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 दिनों की बस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 27 साल यूपी बेहाल के नारे पर शुरू की गई बस यात्रा के दौरान बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के शासन की नाकामियों को गिनाया जाएगा। विरोधियों ने कांग्रेस की बस यात्रा पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की भी 2-3 दफा यूपी के लोगों ने सरकार देखी। अब उत्तर प्रदेश की जनता तब्दीली चाहती है, बदलाव चाहती है। कांग्रेस पार्टी कम हिसाब मांग रही है, उसे हिसाब ज्यादा देना है।
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त है, इसका कोई वजूद नहीं है। ये बस यात्रा कांग्रेस के उस प्लान का हिस्सा है जिसपे पार्टी ने 45 दिन के अंदर यूपी में 27 रैली करने की तैयारी की है। केरल की एक लड़की को धर्म परिवर्तन के बाद आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाने के मामले में जाकिर नाइक की बीबी फरहत नाइक भी शक के घेरे में आ गई। केरल पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन में मुंबई से सटे कल्याण से रिजवान खान को गिरफ्तार किया गया है। रिजवान पर केरल की मरियम के धर्म परिवर्तन मामले में जाकिर नाइक के पीआरओ आरशी कुरैशी की मदद का आरोप है। मामले के खुलासे के बाद जाकिर नाइक की बीवी फरहत नाइक भी जांच एजेंसियों के शक के दायरे में आ गई हैं। फरहत आईआरएफ की महिला विंग की प्रमुख है। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या मरियम कभी फरहत से मिली या फिर आईआरएफ की महिला विंग में किसी वर्कशॉप में शामिल हुई। हालांकि आईआरएफ ने आरोपों पर सफाई दी है। रिजवान साहब का जो आपने नाम लिया, एक नई बात मेरे सामने आई। रिजवान साहब कोई हमारे आईआरएफ से जुड़े हुए नहीं हैं, न कोई उनका हमसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक है। मरियम के धर्म परिवर्तन के बाद आईएसआईएस में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने आरशी कुरैशी को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया था। धर्म परिवर्तन के समय रिजवान खान ने मरियम के अभिभावक के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। जांच में ये खुलासा भी हुआ है कि रिजवान मरियम और बोस्टिन की शादी का गवाह भी है। रिजवान खान को आरशी कुरैशी के साथ ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। मरियम के लापता होने के बाद कोच्चि में दर्ज केस की जांच के दौरान आरशी कुरैशी नाम का नाम सामने आया था। राजस्थान के कोटा में बिहार के एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले प्रिंस ने पंखे से लटककर जान दे दी। कोटा के करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा प्रिंस 1 महीने पहले ही यहां आया था। फिलहाल प्रिंस की खुदकुशी की वजह सामने नहीं आई है। प्रिंस के कमरे से पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। कमरे में फांसी लगा रखी थी, दरवाजा तोड़ के अंदर में नीचे उतारा, लेकर हॉस्पिटल गए। मोतिहारी जिला बिहार का रहने वाला है। सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला, परिजनों को सूचना दे दी। प्रिंस की मौत के साथ सिर्फ इस साल अब तक 12 छात्रों ने कोटा में खुदकुशी कर ली है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे और जी न्यूज़ 100 ब्रेक के बाद।